Hello student, I am going to take your class 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण में फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे भाषा लिपि बोली और व्याकरण, यानी भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, बोली के बारे में और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश वर्जन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डायलेक्ट एंड ग्रामर, ठीक है, ये पढ़ेंगे बेटा। तो हम भाषा, पहले फर्स्ट में भाषा को देखते हैं। भाषा में क्या है, देखिए लैंग्वेज, यानी भाषा भी तो आपको आनी चाहिए ना, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा में देखते हैं, हाँ, मनुष्य को, देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ आप देखिए, मनुष्य को प्रकृति ने ऐसी क्षमता प्रदान की है जिससे वह अपने विचारों और भावों को स्पष्टता से, संक्षेप व विस्तार से दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। मतलब कि मनुष्य को प्रकृति ने ऐसा कुछ प्रदान किया है जिससे हम लोग अपने विचारों को और भावों को स्पष्टता से, संक्षेप में या विस्तार से दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, जिन्हें सुनकर श्रोता, सुनने वाला या वक्ता, बोलने वाले के विचारों के भावों को ग्रहण कर सकता है। मतलब हम लोगों को एक भाषा किस प्रकार को, जैसे हम लोग आपस में दो लोग बात करते हैं इशारों में या बोल के, उस तरीके से। तो भाषा, अब देखिए भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बेटा कि एक सेकेंड देखते हैं, हाँ, भास धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा स्पष्ट रूप से विचारों की अभिव्यक्ति में समर्थ होती है, यानी विचारों की अभिव्यक्ति, विचार जो हमारे अंदर विचार होते हैं उसमें होती है। अतः स्पष्ट है कि प्रारंभ में भाषा का मुख्य गुण बोलना ही स्वीकृत था, यानी पहले बोलना ही प्रमुख था, क्योंकि लिखना पढ़ना कोई जानता नहीं था। किंतु मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा के लिखित रूप का भी प्रचलन हुआ और तब से भाषा का यह रूप भी स्वीकृत हो गया, यानी लिखित भी आ गया। पहले मौखिक, अब लिखित, बोलना लिखना साथ साथ। अतः कभी कभी भाषा का कार्य संकेतों, चिन्हों या स्पष्ट ध्वनियों द्वारा भी किया जाता है। जैसे यातायात पुलिस का सिपाही देखते हैं आप लोग कि वाहनों को रोकने और चलने के लिए इशारा या संकेत करता है, लेकिन इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता बेटा? क्योंकि लेकिन इसे भाषा नहीं कहा जा सकता, इसमें अभिव्यक्ति की समर्थता का अभाव है। यानी इशारा या संकेत तो करता है, लेकिन उसमें क्या है, अभिव्यक्ति की समर्थता का अभाव। अब कैसे, देखिए, अब इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है। भाषा वह साधन है, इसका ठीक डेफिनेशन देखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाती है। यानी जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा होती है। देखिए बेटा, तो यहाँ देखते हैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद, इसमें देखिए थोड़ा सा अलग से कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भारत की राजभाषा है। यानी हमारी राजभाषा, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे, राजभाषा। जब कभी कोई आपसे पूछे कि आपकी जब कोई कहे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो नो, हिंदी राजभाषा है भारत की। और कौन से अनुच्छेद में है? 343, यानी 343 में। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पे, आप कुछ देख लीजिए। लैंग्वेज बेटा, लैंग्वेज में क्या है? भाषा विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का सशक्त साधन है। संसार में अनेक भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे जर्मन, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, संस्कृत, गुजराती, जापानी, रूसी, हिंदी, फारसी आदि। ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित कुल कितने भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाओं का हमें नाम उल्लेख मिलता है? टोटल 22 भाषाओं का। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। इस 22 भाषा में कौन कौन है? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, संस्कृत, तमिल, असमिया, सिंधी, बंगला, नेपाली, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, मणिपुरी, मैथिली, कश्मीरी, संथाली, डोगरी, बोडो एवं कोंकणी, कुल 22 भाषाएं। ठीक है। भाषा में ग्राह्यता का गुण होता है। भाषा में ग्राह्यता का गुण, अब ये क्या होता है? किसी भी भाषा में नित्य नए शब्द जुड़ते रहते हैं बेटा, यही है ग्राह्यता, यानी ग्रहण करने योग्य, और पुराने शब्द चलन से बाहर हो जाते हैं। आज विश्व में 2796 भाषाएं और 400 लिपियों को मान्यता प्राप्त है विश्व में। अब देखिए भाषा के रूप, भाषा कितने फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें क्या है, इसमें बेटा देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप में भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं, मौखिक
भाषा के निम्नलिखित कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक या कथित भाषा जिसको स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं, अलिखित भाषा जो रिटेन में होते हैं। यानी मौखिक या कथित को देखिए जो कि ओरल होता है बेटा। मौखिक जब हम परस्पर अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, बातचीत करना, नाटक, रेडियो प्रसारण, दूरभाष, ये सब क्या है? ये सब बेटा मौखिक भाषाएं हैं या कथित भाषा। दूरदर्शन से प्रसारित समाचार भी। अब लिखित भाषा में देखिए, लिखित भाषा में क्या है? लिखित भाषा में है बेटा कि जब हम अपने मन के विचारों या भावों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को क्या कहते हैं? लिखित भाषा। विभिन्न प्रकार के साहित्य, पत्र, दूरदर्शन पर दिखाई गई लिखित सूचना, समाचार पत्र या लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, सब क्या है बेटा? लिखित भाषा। ओके, तो सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज देखिए। हाँ, सेकंड पेज में भाषा के मौखिक और लिखित दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण, यानी भाषा में लिखित, मौखिक और लिखित दोनों ही रूप समान रूप से इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ एक ओर हम मौखिक भाषा के माध्यम से अपने भावों या विचारों को सरलतापूर्वक एक दूसरे के समझ रख सकते हैं, वहीं लिखित भाषा के माध्यम से हम इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। हमें अपने पूर्वजों के इतिहास की प्रमाणित जानकारी भी लिखित भाषा के माध्यम से ही प्राप्त होती है, यानी लिखित में। ठीक है, अब भाषा की इकाइयाँ देखिए बेटा। यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, इसे कैसे समझते हैं? देखिए पहले एक गमले के द्वारा देखिए कैसे समझाया गया है। वर्ण ध्वनि, वाक्य, शब्द, भाषा की ये सब चीज़ें, ठीक है, भाषा की इकाइयाँ। तो आप देखते हैं हम इसमें, चलिए, भाषा की निम्नलिखित इकाइयाँ हैं। ध्वनि, पहला पढ़ेंगे ध्वनि। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ को हम क्या कहते हैं? ध्वनि, यानी मुख से जो निकलती है ध्वनि कहते हैं, यानी आवाज़। वर्ण क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके और खंड भाग नहीं किया जा सकता, जिससे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? वर्ण है बेटा। ठीक है, वर्ण, अगर कोई कहे तो वर्ण, एक वर्ण, एक अक्षर। शब्द क्या है? देखिए, यानी वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। जैसे च, ल, न, यानी ये वर्ण च, एक वर्ण, सेकेंड वर्ण, थर्ड वर्ण, यानी 3 वर्ण मिलकर क्या बन गया? एक शब्द बना, चलन। ठीक है, अब वाक्य। अब देखिए, वर्ण से शब्द बना, अब शब्दों से वाक्य बनेगा। तो शब्दों के वाक्य को हम क्या कहते हैं बेटा? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे चालक गाड़ी चला रहा है, देखिए 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द हैं इसमें। तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? तो इस वाक्य में चालक गाड़ी चला रहा है, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनके समूह में प्रयोग करने से एक अर्थ निकल रहा था, यह वाक्य, यानी अर्थ निकलेगा तभी वाक्य है। ठीक है, लिपि। अब आइए स्क्रिप्ट, पहले इसके बारे में देख लेते हैं बेटा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। फारसी लिपि दाईं ओर और बाईं ओर को लिखी जाती है, यानी फारसी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। हम लोग किधर लिखते हैं? बाईं ओर से दाईं ओर ना, देवनागरी लिपि जो है। अब देखते हैं लिपि। लिपि स्क्रिप्ट क्या होता है? आइए इसको पढ़ते हैं। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना या चित्रित करना। लीपना या चित्रित करना, चित्र बनाना। किसी भी भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। भाषा की विभिन्न ध्वनियों के लिए लिखित चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों के ज्ञान से ही किसी भाषा के साहित्य को पढ़ा जा सकता है। जैसे कैसे? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों। अब मौखिक मैंने बताया आपको, मौखिक क्या होते हैं? ध्वनि भी बताया, को लिख कर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। लिपि क्या है? लिखी जाने वाली भाषाओं की लिपि। देखिए कुछ लिपियां हैं, जैसे हिंदी एवं संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। यही हमारी लिपि है बेटा, भारत में अपनाई गई है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत लिपि देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी और उर्दू एवं अरबी भाषा में फारसी लिपि। ठीक है, हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये ब्राह्मी लिपि, यानी इसका उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुआ। ठीक है, बोली देखते हैं बेटा। बोली क्या है? तो आइए बोली में देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। यानी
राज्य राज्य में आप लोग देखते हैं, यहाँ राज्यों में भी जगह जगह पे अलग अलग बोली बोली जाती है, उसी को बोली कहते हैं। हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, भोजपुरी, राजस्थानी, ये सब बोलियाँ हैं। उपभाषा में, सब लैंग्वेज में देखिए, जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना की जाने लगती है तो बोली ही उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवध बोलियाँ अब उपभाषाएँ बन चुकी हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा देखते हैं। तो हिंदी भाषा में, हाँ, प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं मातृभाषा होती है। तो हमारे यहाँ तो राजभाषा है। मातृभाषा का प्रयोग देश के नागरिक स्वयं, मातृभाषा का प्रयोग देश के नागरिक स्वयं के विचारों के लिए करते हैं। कैसे? अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मैं, हाँ हाँ आप ठीक है, तो अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग देश में होने वाली अनेक गतिविधियों के लिए तथा राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। हिंदी का प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है बेटा। किसके लिए? सरकारी, यानी सरकारी कामकाज में हम किसको यूज करते हैं? राजभाषा, हिंदी। ठीक है, तो देखिए 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में घोषित किया है। यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा कहते हैं बेटा, लेकिन है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में राजभाषा है। ठीक है, तो कब अपनाई गई थी? 14 सितंबर 1949 को, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा की, राजभाषा के साथ साथ देखिए बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार की भी राजभाषा है। कौन? हिंदी। यानी इतने में हिंदी बोली जाती है, इतने राज्यों में। ठीक है, अब आइए थर्ड पेज। भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं बेटा, पड़ोसी देश देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है? भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में भी हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। मॉरिशस में भी, फिजी, त्रिनाड, टोबैगो, सिंगापुर, सूरीनाम आदि में भी हिंदी बोली जाती है। यानी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा तो है ही, विदेशों में भी बोली जाती है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी विकसित हो रही है। यानी हिंदी के बारे में आपको पूछा जाए तो, अब शब्द संपदा की दृष्टि से भी देखिए, यह भाषा अत्यंत संपन्न उदार है। इसके शब्द भंडार में अंग्रेजी भी है, डच, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के अनेक शब्द मिलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान, यानी तीसरा, पूरे विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है बोली जाने वाली भाषाओं में। जिस प्रकार 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि दिवस स्वभाव के प्रतीक हैं, उसी प्रकार हिंदी दिवस किसका प्रतीक है? प्रेम भाव का प्रतीक है। ठीक है, हिंदी दिवस के प्रति हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ठीक है बेटा, व्याकरण आइए। अब व्याकरण देखिए, आपने जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। अब भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी यदि वे व्यवस्थित न हो, तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसी नियम को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। यानी किसको कहाँ पे कैसे यूज करना है, इसी को हम व्याकरण, ग्रामर। ठीक है बेटा, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। ये बेटा डिफिनीशन है ना। क्या आप जानते हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी द्वारा रचित हिंदी शब्दानुसार उत्तम कोटि का व्याकरण है? यानी एक किसी व्याकरण बुक का अगर नाम बताया, पूछा जाए आपसे, तो हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों को पढ़िए। हिंदी में पूरे भारत का प्रयोग जाता है लगभग किया। क्या ऐसा ही बेटा? नहीं, गलत है। इसका शुद्ध वाक्य हम ग्रामर से ही पढ़ सकते हैं। और कैसे? यह वाक्य व्याकरण सहमत नहीं है। कैसे? कि हिंदी का प्रयोग लगभग पूरे भारत में किया जाता है, ये सही है ना। यानी क्रमबद्ध तरीके से इसको सीटिंग अरेंजमेंट होता है। सीटिंग अरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इस वाक्य का अर्थ भी समझ में आ रहा है, क्योंकि अब व्याकरण भी अच्छा है तो अच्छा होना चाहिए। व्याकरण के अंग देखिए, व्याकरण के अंग, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें ही शब्द, पद तथा वाक्यों का निर्माण होता है। इस आधार पर व्याकरण के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार में इसके अंतर्गत भेद तथा संधि आदि पर विचार किया जाता है, या वर्णों की बनावट। वर्ण विचार। शब्द विचार में इसके अंतर्गत भेद, रचना, लिंग, वचन, काल आदि पर विचार किया जाता है। पद विचार देखिए, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द याद रखना बेटा, इसके अंतर्गत पद और उसके भेदों तथा रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार यानी सिंटेक्स क्या है? ये व्याकरण के इस भाग में वाक्यों की बनावट और
भेद तथा उनके वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। ठीक है, तो आपका पहला पार्ट बेटा व्याकरण का कंप्लीट हुआ। इसे अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।